हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मानव जनन तंत्र के बारे में समझेंगे। यानी कि मानव जनन तंत्र में जो भी चीज़ हम सभी को पढ़ना है, समझना है, उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बता देना चाहते हैं कि इस चैनल को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिए। आप सभी को यहाँ पर हम टाइम दिखा दें, 10 बज कर के अभी कितना हो रहा है, तो 10 बज कर के 57 मिनट हो रहा है, यानी कि रात का 11 बज रहा है और आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो ये लाज आप सभी लोग रखिए कि कोई रात भर जग के आप सभी के लिए मेहनत करता है, वीडियो बनाता है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। तो इसका परिभाषा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे और छोटा कर लेते हैं। परिभाषा अलैंगिक जनन का, जब केवल एक जनक से नई संतति उत्पन्न होते हैं और नर मादा युग्मकों का संयोग नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर से एक बार आप सभी को समझा देना चाहते हैं कि यह क्या है। तो ये कहा गया है कि जिसमें एक जनक यानी कि इनमें से माता और पिता दोनों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है और नए संतति यानी कि नए संतान की उत्पत्ति हो जाता है। तो ये नए संतान की उत्पत्ति किस में होता है, तो आप सभी को एक अमीबा के बारे में पता होगा। अमीबा जो होता है इस प्रकार का होता है और वो आगे चल कर ऐसे ऐसे करके टूट कर दूसरे अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो इसमें कोई नया यहाँ पर कोई दो जनक की आवश्यकता नहीं होता है, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन में रखते हैं। तो ये इसका परिभाषा है। आगे इसका मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता यह है कि एक ही जनक होते हैं, निषेचन नहीं होता है और संतति जनक के समान होता है, जिसके कारण इसे हम लोग क्लोन कहते हैं। अमीबा सेम अमीबा की तरह भी रहता है और ये संतति जनक के समान रहता है, यानी कि जो पुत्र होता है या तो पुत्र कह सकते हैं, तो जो उससे बच्चा पैदा लेता है उसे कह सकते हैं। तो वह जनक के समान होता है। जैसे गति से वृद्धि, तेज गति से वृद्धि होता है, तेज गति से वृद्धि होता है और विविधता बहुत कम पाया जाता है, यानी कि दोनों सेम, जैसे कि देखने में एकदम सेम लगता है। ये इसका कहने का मतलब है। आगे इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण में है द्विखंडन। द्विखंडन अमीबा में भी द्विखंडन होता है। कली बनाना, यानी कि इस प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार से कोई पौधा है, इसमें से बाहर ऐसे करके कली निकलेगा और ये टूट कर दूसरा जो संतति का निर्माण कर लेता है। आगे बीजाणु जनन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो है अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। आगे लैंगिक जनन आ गया, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका परिभाषा क्या है, जब नर और मादा युग्मक, यहाँ पर जब नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से नए संतति बनती है या नए संतति का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से नई संतति बनती है तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें दो व्यक्ति यानी कि एक नर और एक मादा की आवश्यकता होगी और दोनों जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जो होता है वे दोनों आपस में मिलकर संयोग करके यहाँ पर संतति का निर्माण करता है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर इसका मुख्य विशेषता लिखा हुआ है। विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता है कि दो जनकों की आवश्यकता होती है, निषेचन होता है इसमें, संतति का, यहाँ पर संतति में आनुवंशिक विविधता यानी कि विविधता पाया जाता है, इसमें विविधता पाया जाता है। विकास धीरे धीरे लेकिन अनुकूलन क्षमता अधिक होती है, इनमें शक्ति अधिक होता है और विकास धीरे धीरे होता है। इसका उदाहरण क्या है, तो होमो सेपियंस है, यानी कि मानव। आगे मेढक लिखा हुआ है, यानी कि मेढक जिसको हम लोग बेंग भी कहते हैं, फ्रॉग, मेढक। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर पुष्पी पौधा है, पुष्पी पौधा भी आता है लैंगिक जनन में। आगे लिखा हुआ है क्या, आगे हम लोग मानव जनन का विस्तृत वर्णन समझेंगे। मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मानव जनन का वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने संतानों को जन्म देता है, यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी होता है, उसे हम लोग यहाँ पर मानव जनन कहते हैं। यहाँ पर मानव, फिर से एक बार समझ लेते हैं। मानव जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संतानों को जन्म देता है। जिसमें मनुष्य जन्म देगा उसमें मानव जनन होगा, ये हम सभी को समझना है। यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी होता है, ये कहने का मतलब है। आगे हम लोग समझेंगे पुरुष जो जनन अंग तंत्र होता है उसके बारे में, कि पुरुष जनन अंग तंत्र क्या है।
जनन तंत्र क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहला है पुरुष जनन तंत्र का मुख्य अंग, यानी कि पुरुष में कितने जनन का अंग होता है? तो सबसे पहला होता है वृषण। वृषण कितने संख्या में होता है? तो वह 2 संख्या में होता है। इसका कार्य क्या है? तो शुक्राणु बनाना होता है, यानी कि वो स्पर्म बनाना होता है, वीर्य जिसको कहते हैं। और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोल का स्राव करना होता है, ये वृषण का कार्य होता है। आगे है अंडकोश। अंडकोश क्या है? दूसरा नंबर में वृषण को सुरक्षित रखता है, शरीर से थोड़ा बाहर होता है यदि ताकि तापमान कम रहे। लगभग कितना कम होता है? तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका जो तापमान होता है वह कम होता है। किसका? तो अंडकोश का। आगे शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका क्या है? तो यह शुक्राणुओं को आगे ले जाता है। शुक्रवाहिका जो काम है वह शुक्राणुओं को आगे ले जाने का कार्य करता है। आगे मूत्र मार्ग है। तो मूत्र मार्ग क्या है? तो यह मूत्र तथा वीर्य दोनों को निकालने का मार्ग है, यानी कि बाहर निकालने का मार्ग है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। आगे शिश्न है, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। यह संभोग में सहायक अंग है, ये सिर्फ संभोग में सहायता प्रदान करता है, जिसे हम लोग शिश्न या तो पेनिस कहते हैं। आगे स्त्री जनन अंग है। स्त्री जनन अंग क्या है? तो स्त्री जनन अंग में भी मुख्य जो यहाँ पर अंग बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला है अंडाशय, जिसको ओवरी कहते हैं। इसकी संख्या भी 2 होता है। यह अंडाणु यानी कि ओवम बनाता है। हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। यहाँ पर हार्मोन कौन कौन बनाता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अंडवाहिनी यानी कि फलोपियन ट्यूब अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने का काम करती है या ले जाती है, ये अंडवाहिनी। आगे है निषेचन, यहीं पर होता है, यानी कि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होता है। आगे है लिखा हुआ कि गर्भाशय, 3 नंबर में है गर्भाशय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं। भ्रूण का विकास यही होता है, यहीं पर होता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि जो गर्भाशय होता है उसका आकार कैसा होता है? तो नाशपाती के आकार का जैसा होता है। आगे यहाँ पर योनि लिखा हुआ है, जिसको वाजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वाजिना कहते हैं या तो वाजाइना भी कहते हैं। तो यह संभोग तथा प्रसव का मार्ग है, यानी कि संभोग यहीं पर होता है और प्रसव का यही मार्ग होता है। तो आगे क्या है? आगे है जनन की प्रक्रिया। जनन की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले निषेचन होता है, जो पुरुष का शुक्राणु तथा स्त्री का अंडाणु मिलता है। यहाँ पर पुरुष का अंडाणु तथा स्त्री का अंडाणु पुरुष का शुक्राणु तथा स्त्री का अंडाणु मिलता है। यह प्रक्रिया अंडवाहिनी में होता है। निषेचित अंडाणु को जाइगोट कहते हैं। यहाँ पर फिर से आप सभी को समझा देना चाहते हैं कि जो पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिलता है, ये निषेचन कहलाता है। यह प्रक्रिया अंडवाहिनी में होता है। निषेचित अंडाणु को जाइगोट कहते हैं। ये VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, ये तीनों प्रश्न हैं कि जो निषेचित अंडाणु होता है उसे क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहते हैं। और अंडवाहिनी में जो होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन। या तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होता है? तो वह अंडवाहिनी में होता है। और एक है कि पुरुष का शुक्राणु तथा स्त्री का अंडाणु जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ये बहुत ही VVI प्रश्न है। आगे भ्रूण विकास है। भ्रूण विकास क्या है? तो जाइगोट विभाजन या जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाती है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में चिपक जाती है। जो भ्रूण होता है वह गर्भाशय की दीवार में चिपक जाती है भ्रूण का विकास में। आगे गर्भाशय है। गर्भाशय लगभग 9 महीना यानी कि 40 सप्ताह का गर्भाशय का समय होता है। आगे भ्रूण का पूर्ण विकास होता है यहीं पर गर्भाशय पर। तो भ्रूण आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है। तो भ्रूण जो है वह जब निषेचन के बाद क्रिया होता है तो उसमें जो जामा होता है अंडाशय में, उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। यानी कि बच्चा का जो पहला समय होता है, जो बच्चा का निर्माण का पहला जो शरीर जिसको कह सकते हैं, उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। आगे प्रसव है। जब तक बच्चा पैदा नहीं लेता है तब तक वह भ्रूण ही रहता है। प्रसव क्या है? प्रसव को अंग्रेजी में बर्थ कहते हैं, यानी कि जन्म कहते हैं। यहाँ पर शिशु का जन्म है, उसे हम लोग प्रसव कहते हैं। आगे मानसिक धर्म चक्र क्या है? मानसिक धर्म चक्र क्या है? जिसको हम लोग ये लगभग 28 दिन का चक्र होता है, यानी निषेचन नहीं होता है। गर्भ यदि यहाँ पर फिर से एक बार, यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकलता है। फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर मानसिक जो धर्म चक्र होता है वह 28 दिनों के लिए होता है। और यदि निषेचन की क्रिया नहीं होता है तो गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकलता है। इसे मानसिक चक्र कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मानसिक चक्र क्या है? तो ये हमेशा 2 नंबर में प्रश्न आते रहते हैं कि मानसिक धर्म चक्र क्या है। तो 28 दिनों के लिए यह चक्र होता है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं हो तो गर्भाशय के अंदरूनी परत टूटकर बाहर रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है। आगे किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था में लड़कों में परिवर्तन होता है, जो कि दाढ़ी मूछ या भारी आवाज़ या कद वृद्धि होने लगता है। लड़कियों में तो स्तन का विकास और मानसिक धर्म जो चक्र यहाँ पर इसका लिखा हुआ है परिभाषा, वही यहाँ पर मानसिक धर्म चक्र प्रारंभ हो जाता है किशोरा अवस्था में। और इसका उम्र जो होता है वह 13 वर्ष से होता है।
ये इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से हमने मानव जननांग के बारे में सही तरीके से समझ पाए हैं, मानव जनन तंत्र के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में सही तरीके से आया होगा। अगर आया है तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल को प्रेस करके सबसे लास्ट में लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।